तो जैसा कि आपको पता है इंडिया का जुनून टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने सेट नंबर 1 को डिस्कस किया था, और आज हमारा जो है सेट नंबर 2 होगा। ठीक है, सेट नंबर 2 के प्रश्न क्या है? तो सेट नंबर 2 में आपको 150 प्रश्न आपको दिखेंगे, जिनमें से स्पेक्ट्रम से, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से आपको 150 प्रश्न 120 प्रश्न है, जो कि मुख्यतः चैप्टर नंबर 12 टू 21 लिया हुआ है। ठीक है, मतलब 12 नंबर चैप्टर से लेके 21 नंबर तक के चैप्टर से आपको 120 प्रश्न मिलेंगे। और 16 से 31 तक के जो प्रश्न जो है 16 से सॉरी 30 प्रश्न जो है 16 से 31 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पूरे पूरे कोशिश करेंगे 150 प्रश्न को बनाने को, और आप लोग भी इसको देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है सो हमारा जो पहला क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे ये रहा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बोला 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, विशेष करके 1890 ईस्वी के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, संवैधानिक आंदोलन में भारतीयों का विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना का जन्म हुआ। ठीक है, इसमें कथन ए दिया हुआ है, ठीक है, साथ में आपको कारण भी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों को, दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, क्योंकि हम लोग अभी जो चैप्टर जो भी हम पढ़ रहे हैं, अच्छी बात कैसे रात में जो चैप्टर में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वहीं से कुछ ज्यादातर प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे इससे क्या होता है 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, मतलब विशेष करके 1890 के ईस्वी के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता, बिल्कुल सही है। और संवैधानिक आंदोलनों से भारतीयों का विश्वास उठ गया था, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना जो थी उसका जन्म होता था। बिल्कुल ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है अपने आप में, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ध्यान में रखना, दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे तो दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है, अब देखो कि 1890 के आसपास तो ये प्रारंभ होता है 1900। ठीक है, 1890 के आसपास क्या होता है, प्रारंभ होता है 1900। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1905 के दशक पे आते आते, ठीक है, 1905 के दशक में जाते जाते ये अपने चरम पे पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि 1905 में क्या होता है, 1905 में बंगाल विभाजन होगा, तो उसमें राष्ट्रवाद जो होगा अपने चरम पे होगा सर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, ये कथन किसका है? अपने क्लास में भी हमने बता दिया था, ध्यान में रखेंगे। कथन की बात किसका है? तो तिलक साहब का कथन है। ठीक है, मतलब आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, उपरोक्त कथन किसका है? तो तिलक जी का कथन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, अंग्रेजी भाषा में मराठा लिखा था, और मराठा में क्या लिखा था, मराठी में किस किताब को लिखा था? तो ध्यान रखें किसे लिखा है? केसरी को लिखा था। ठीक है, अब बात है भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कुछ एक वैश्विक घटनाओं को भी योगदान रहा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक घटनाओं का युग में उनका समय सही सुमेलित नहीं है? इथोपिया द्वारा इटली के सेनाओं की अपमानजनक पराजय 1905 में, तो ध्यान में रखिएगा ये तो गलत है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था 1905 में, आपको क्या बताया था 1905 में क्या रूसी होता है? रूस आंदोलन। जापान का युद्ध हुआ था, कल बता रूसी आंदोलन नहीं। ठीक है, जापान के द्वारा रूस को मतलब पराजय कर दिया गया था, ये 1905 में हुआ था। ठीक है, और जापान द्वारा, यहाँ पे बात करें इथोपिया द्वारा, ठीक है, इथोपिया द्वारा इटली के सेनाओं को पराजित किया गया था, ये 1896 में हुआ था। ठीक है, अब बोअर युद्ध की बात करेंगे तो बोअर युद्ध जो था 1899 1902 में हुआ था। प्रथम बोअर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, और यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो उसमें, मतलब ब्रिटिश के द्वारा, मतलब ब्रिटिश को बोअर के द्वारा हराया जा रहा है, और रूस इतना बड़ा था और उसके सामने जापान इतनी सी छोटी थी, उसके द्वारा मतलब क्या किया गया, जापान के द्वारा रूस को पराजित किया गया। इथोपिया के द्वारा मतलब इटली के सेनाओं का पराजय। इससे कहीं ना कहीं से मतलब इस बात जो समाज में चल रही थी, भाई ब्रिटिश जो अजय है, मतलब से विदेशी सेना अजय है, ये बात लोगों के मन से निकल गई से नहीं, इनको भी पराजित किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित है विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करें, कब पारित है? 1904 में पारित होता है, और कर्जन के शासनकाल में पारित होता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में पारित होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए क्यों पारित किया गया? क्योंकि मतलब कर्जन का मानना था विश्वविद्यालय पढ़ने लिखने का केंद्र और राष्ट्रवादियों का अड्डा न बने, इसलिए उसने विश्वविद्यालय पे कंट्रोल करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। अब देखेंगे 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दी, तो ध्यान रखेंगे ये बात सही है कि नहीं, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, 1903 में ही अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा, सार्वजनिक घोषणा तो कर दी थी, लेकिन लागू 1905 से होता है। ठीक है,
बंगाल विभाजन के निर्णय के लिए जाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदायवाद को उभार कर, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन उन्होंने मतलब क्या दिया, तो उन्होंने कारण क्या बताया, तो उन्होंने बोला सब प्रशासनिक गतिविधि करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं बंगाल का विभाजन कर रहा हूँ। लेकिन सही रीजन क्या था, उनका सही उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदायवाद को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करना चाहते थे। बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस कब मनाया गया, सारा कल का ही पढ़ा है, मतलब लग रहा है 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ा हूं, तो सारा बन जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से है। 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, शोक दिवस मनाया गया। और इस दिन मतलब कौन सा त्योहार मनाया गया, तो राखी बंधन का त्योहार मनाया गया, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। लोगों ने मतलब व्रत रखे, गंगा स्नान किए, नंगे पांव मतलब पद यात्रा निकाली, वंदे मातरम गीत भी गाया, ठीक है। सारी की सारी घटनाएं जो थी इसी के समय होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज, माइक बंद कीजिए, स्वराज की प्राप्ति के हेतु अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। तो स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य की बात करेंगे तो 1906 में कौन सा अधिवेशन था, 1906 में कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता किसकी की थी, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यहीं पे उन्होंने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की। पुस्तक का नाम क्या था, तो कौन सा पुस्तक था, तो पुस्तक का नाम था देशेर कथा। क्या नाम था, पुस्तक का नाम था देशेर कथा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये किसने मतलब की थी, इसका नाम है सखाराम गणेश देवशकर। क्या नाम है, नाम याद रखिए, क्या नाम है इसका, सखाराम गणेश, सखाराम गणेश देव शकर, ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि अरविंद घोष के करीबी माने जाते थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इस देशेर कथा को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये जो था स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं का अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई। पुस्तक का नाम क्या है, तो देशेर कथा, ठीक है। आनंद मठ का लेखक जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हो जाएंगे, नील दर्पण का दीनबंधु मित्र, ठीक है। अब बाद में चल के 1910 में इस पुस्तक को मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना तो 1906 में की गई थी, ठीक है। तारीख बताए, कौन सा तारीख है, तो 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्यों की गई थी, तो बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयासों तथा राष्ट्रवादियों के वर्चस्व वाले संस्थानों के अनुदान संबद्धता और छात्रवृत्ति को रोकने के खतरे के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थाओं के बहिष्कार के आंदोलन ने जोर पकड़ा। ब्रिटिश सरकार ने इस कार्य के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की, साथ ही 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी मतलब क्या थी, तो स्थापना की गई थी, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक की रचना, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने की, गलत है, ठीक है। किसने किया था, किनका था द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है, ध्यान रखिए, भगवती चरण बोहरा की पुस्तक थी, किसकी थी, ठीक है, किसकी पुस्तक थी, तो भगवती चरण बोहरा की पुस्तक थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। सुरेश सेन चटगांव सत्याग्रह लूट से संबंधित जो अप्रैल 1931 में घटित हुआ था, तो सुरेश सेन तो चटगांव सत्याग्रह लूट से शामिल तो थे, लेकिन अप्रैल 1931 में नहीं था, कब 1930 में घटित हुआ था। तो आदमी का नाम तो सही, लेकिन साल मतलब जो है गलत दिया हुआ है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलते आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सूची 1 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित संस्था है तथा सूची 2 में संस्थापक को सुनिश्चित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर पहचानिए, ठीक है। तो बताना है, केमिकल फैक्ट्री का तो नाम हमने कई बार पीसी प्रफुल्ल चंद्र राय, जो कि केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं, ठीक है। लोकखीर भंडार का कौन थी, तो सरला देवी थी, कौन थी, सरला देवी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंडियन स्टोर के कौन थे, तो जोगेंद्र चौधरी थे, क्या नाम इंडियन स्टोर के, जोगेश चंद्र चौधरी थे। और स्वदेशी भंडार के कौन हो जाएंगे, तो स्वदेशी भंडार 1897 था, टैगोर साहब थे, ठीक है, समझ गए। स्वदेशी आंदोलन द्वारा स्थापित संस्था है, ठीक है। लोकखीर भंडार सरला देवी, केमिकल फैक्ट्री पीसी चंद्र राव, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र राव, पीसी रॉय जिनको कहते हैं। इंडियन स्टोर की बात करेंगे तो जोगेश चंद्र चौधरी, स्वदेशी भंडार की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब। सबका साल भी बता देता हूँ, ठीक है। लोकखीर भंडार की स्थापना 1903 में हुई थी, ठीक है। केमिकल फैक्ट्री की स्थापना 1892 में हुआ था, ठीक है। इंडियन स्टोर की स्थापना 1901 में हुआ था, ठीक है। स्वदेशी भंडार की स्थापना
1897 में हुआ था। इसमें से आप केमिकल फैक्ट्री को याद केवल रखिएगा, बाकी भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे। ठीक है, निम्नलिखित कानूनों को विचार करें। भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम कब लाया गया था? भारतीय प्रेस अधिनियम कब लाया गया था? ठीक है, तो भारतीय प्रेस अधिनियम की बात करेंगे 1910 में आया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजद्रोह रक्षण सभा, राजद्रोह रक्षण सभा अधिनियम की बात करेंगे, ये कब आया था? राजद्रोह वाला कब आया था? ठीक है, तो 1907 में आया था। कब आया था? 1907 में आया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1907 में आया था। भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु अधिनियम की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, ये कब आया था? भारतीय समाचार ये आया था 1908 में आया था। ठीक है, भारतीय दंड विधि संशोधन की बात करेंगे तो ये आया था, भारतीय दंड विधि अधिनियम की बात करेंगे, ये भी 1908 में आया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो बोला उपयुक्त कानूनों का सही कालक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले तो राजद्रोह शरण सभा अधिनियम जो था, जो कि 2 नंबर में सबसे पहले होगा, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया, मतलब ये दोनों में से होगा। 2 के बाद कौन होगा? तो 2 के बाद आपको ध्यान में रखना 3 होगा। ठीक है, या फिर 4 होगा। तो 2 के बाद 3 में सारा ही दिया हुआ है, लेकिन ध्यान में रखना है सबसे पहले जो था ये वाला पहले था, मतलब 1908 में नहीं, ये जो था फर्स्ट था। ठीक है, मतलब 4 नंबर वाला जो था सबसे पहले था। ठीक है, मतलब पहले कौन आ जाएगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे राजद्रोह शरण अधिनियम 1907 में, जिसमें मतलब जेल हुआ था। किसको जेल हुआ था? राजद्रोह सभा अधिनियम के तहत किसको जेल हुआ था? 1908 में तिलक को जेल हो गए थे। कितने? 6 वर्ष की सजा मिली थी तिलक को। ठीक है, ध्यान में, कितने मिली थी? तो 6 वर्ष का सजा जो था तिलक को मिला था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसको लगा लिया आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही चयन का उत्तर कीजिए। सही चयन आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्रांतिकारी आंदोलनकारी उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों के पद्धतियों से वैचारिक भिन्नता रखते थे। क्रांतिकारियों का मानना था कि समाजवादी शासन भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति एवं नैतिक मूल्य सभी को नष्ट कर देगी। कौन सा सही है? दोनों ठीक सही है, है। तो ध्यान में रखेंगे दोनों का दोनों सही है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, अब आते हैं, देखें युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? युगांतर। युगांतर किसका? बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का। ठीक है, तो बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का युगांतर था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये अनुशीलन समिति के 2 सदस्य थे। ठीक है, 1906 में जाके बरिंदर कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कब किया था? तो 1906 में किया था। देवी और सजनों, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, किन समिति से आते थे? तो ये दोनों के दोनों अनुशीलन समिति से आते थे। ठीक है, अनुशीलन किस प्रकार की समिति थी? तो एक प्रकार की क्रांतिकारी समिति थी अनुशीलन समिति। चलिए, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया। युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट जनरल फूलर की हत्या का प्रयास किया गया। तो कब कब ये किया गया, सो आपको बताना। तो सबसे पहले ये इनका प्रयास 1907 में किया गया था। ठीक है, बम फेंका गया था 1908 में फेंका गया था। रेल की पट्टी को उखाड़ने का प्रयास जो किया था 1907 में किया गया था। ठीक है, तो दोनों दोनों 1907 में आ गया। तो सबसे 1907 में सबसे पहले जो होगा सी नंबर, सबसे पहले जो सी नंबर होगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये मैं एक बार बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? युगांतर समूह के सदस्यों के द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फूलर की हत्या का प्रयास किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आएगा दिसंबर 1907 में रेल की पट्टी उखाड़ने का प्रयास किया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। ठीक है, एक फ्रेजर कमीशन बनी थी। फ्रेजर कमीशन क्या चीज से संबंधित है? फ्रेजर कमीशन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में फ्रेजर कमीशन बना था ना, कल ही पढ़ा है शाम वाला क्लास में। पुलिस से हाँ पुलिस से संबंधित था। हाँ, पुलिसिंग सुधार से संबंधित है फ्रेजर। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे, दिन भर क्लास में रहना है, लेकिन फिर भी ना अभी पूछ रहे तो अकाल बता रही है, मतलब फोन में हाथ नहीं घुसता है, नहीं तो फिर समझते आप लोग। ठीक है, युगांतर समूह में सदस्यों के द्वारा पूर्वी बंगाल में भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या की गई, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर की हत्या की गई 1908 में। मतलब क्या होगा? किंग्सफोर्ड जो जज था उसकी हत्या के उद्देश्य से गाड़ी पर बम फेंका गया, लेकिन मतलब वो मरते नहीं। मरता कौन है? कौन मरता है?
कैनेडियन। कैनेडी की वाइफ और उसकी पत्नी मारी जाती है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे आगे, ठीक है। बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन कौन था? पहला गुप्त संगठन कौन था? तो ध्यान रखेंगे, अनुशीलन समिति था, ठीक है। कौन था? अनुशीलन समिति था, ठीक है। कौन था? अनुशीलन समिति था, ठीक है। वैसे 1870 में बंगाल में छात्रों द्वारा गुप्त समितियों का गठन प्रयास किए जाने लगा था, किंतु ये समितियां ज्यादा सक्रिय नहीं थी। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति माना जाता है, जिसका गठन कब किया था? अनुशीलन समिति का गठन जो था 1902 में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिए, ज्ञानेंद्र बसु ने मिदनापुर में इसकी स्थापना की, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा, जिसको प्रफुल्ल मित्रा ने भी किया था। तो इसको मिदनापुर में भी था। मिदनापुर जो था ईस्ट बंगाल में पड़ता था। कहां पे पड़ता था? मिदनापुर, मतलब ईस्ट बंगाल में भी इसका एक शाखा था। इसका एक शाखा की बात करेंगे, कलकत्ता में भी शाखा था। कलकत्ता वाला शाखा का संस्थापक कौन था? पी मित्रा था। अब मिदनापुर वाला शाखा का संस्थापक कौन था? ज्ञानेंद्र नाथ बसु था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे आगे चल के जतीन्द्र नाथ बनर्जी, ठीक है। बरेंद्र कुमार घोष जो कि क्रांतिकारी नेता, तो वो भी संगठन से मतलब क्या होते हैं? जुड़ते। इनका मानना क्या था? इनका मानना था भाई साहब बम फोड़ो, हत्या करो, जो मनमाना से ब्रिटिश से मंगवा लो, क्योंकि ब्रिटिश यही डिजर्व करते हैं, ठीक है। अभिनव भारत नामक क्रांति की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो जानते हैं महाराष्ट्र में की गई थी, 1904 में की गई थी, ठीक है। उससे पहले 1899 में मित्र मेला बनाया गया था। ये मित्र मेला ही आगे चल के अभिनव भारत का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। और ये विनायक दामोदर दो थे, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर और जीडी सावरकर, ठीक है। जीडी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, जिनके ऊपर में मूवी भी आई है, आप लोगों को फिल्म जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो 1899 में मित्र मेला बनी थी, और उसी को 1899 मित्र मेला जो थी, और उसी को 1904 में, ठीक है, क्या बना दिया जाता? अभिनव भारत बना, जो कि गुप्त संस्था थी। कैसी थी? गुप्त संगठन थे, ठीक है। अभिनव भारत के क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कन्हरे नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी। तो कहां पे? जैक्सन कौन था? तो नासिक का जिला मजिस्ट्रेट था। कौन था? जैक्सन जो था नासिक के जिला मजिस्ट्रेट था। 1909 में मतलब क्या होती है? इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इसी में मतलब क्या होते हैं? सावरकर फंस जाते हैं। सावरकर दैट टाइम जो होता है इंग्लैंड, सावरकर दैट टाइम कहाँ पे होते हैं? आई थिंक ये यूएसए में होते हैं सावरकर उस समय, ठीक है। यूएसए में, हाँ सर, हाँ इंडिया हाउस में थे। इंडिया हाउस तो कहाँ पे था? इंडिया हाउस, इंडिया हाउस कहाँ पे था? लंदन में था ना। इंडिया हाउस कहाँ पे था? लंदन में। हाँ, तो इंडिया हाउस में ही थे, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वाला लंदन हाउस में। तो सावरकर को वहां से बुलाया जाता है, लेकिन सावरकर क्या करते हैं ना, रास्ते में जहाज से कूद जाते हैं, ठीक है। हालांकि इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सावरकर को मजबूरन वहां से आना पड़ता है, क्योंकि अनंत कन्हरे का जुड़ाव जो था अभिनव भारत से था, और 1909 में उन्होंने मतलब कन्हरे की हत्या कर दी थी, ठीक है। अब आते देखिए, आ ही गया वो सब क्वेश्चन, सब आ ही जाएगा इसमें, ठीक है, जो हम बताना चाह रहे हैं। गदर पार्टी की स्थापना कही थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी, ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पे थी? इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस लंदन में थे, ठीक है। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की बात करेंगे तो यूएसए में था, ठीक है। सिएटल में यूएसए में था, ठीक है। और स्वदेशी सेवा गृह की बात करेंगे, वैंकूवर कनाडा में था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे जो थे ना, ये स्थापित क्रांतिकारी संगठन जो कि देश से बाहर इन सबका स्थापना किया गया था, ठीक है। अब आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका प्रकाशन लंदन से होता था। सोशलिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की प्रकाशन कहाँ से होता? लंदन से होता था। और 1905 में लंदन में इंडिया हाउस के नाम के क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य अंग्रेज सरकार को आंतरिक कर राजस्व प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी उन्होंने प्रारंभ किया गया था। क्रांतिकारी का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, अकुति क्रांति है। और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। प्रश्न पूछा जा सकता है, एक बार इसको फिर से आप लोग देख लीजिए। क्रांतिकारी का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, अकुति क्रांति है। और क्रांति का उद्देश्य भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। ये उपरोक्त कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। निम्नलिखित क्रांति घटनाओं, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं में गतिविधियों पर विचार करें। कमागाटा मारू की प्रकरण कब होती है? कमाटागार मारू की प्रकरण कब होती है? तो 1914 में प्रकरण होता है। दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो दिल्ली षड्यंत्र केस कब होता है? दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में होता है, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग के, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के जो काफिले पे बम फेंका जाता है, किसके? तो कौन बम फेंकते हैं? कब कौन बम फेंकते हैं? रास बिहारी बोस बम फेंकते हैं, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें 1913 में होगा। अब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे बम फेंका जाना, ठीक है। तो बम जो था फेंका गया, ये भी तो आपको कब फेंका जाएगा?
कब बम कब फेंका गया? तो 1912 में बम फेंका गया। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले बम फेंकेंगे तब तो षड्यंत्र चलेगा ना, तो जाहिर सी बात है सबसे बम फेंकने वाला घटना सबसे पहले आएगा। दैट मीन डी नंबर क्या होगा? सबसे पहले होगा, ठीक है। उसके बाद जब बम फेंक दिया तो क्या होगा? तब षड्यंत्र चलेगा, कॉन्स्पिरेसी के चलेगा, ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे। उसके गदर पार्टी की स्थापना 3 नंबर पे, और खमागाटो मारू वाला घटना जो था 4 नंबर पे, ठीक है। इस सबको ध्यान में रखना है आपको। 1918 ईस्वी में विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन क्षेत्र में हुआ था? सबसे तो पहले की बात करें कहां पे हुआ, तो ध्यान रखिए सबसे पहले कहां पे होता है? महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। कहां पे होता है? महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके पास तिलक जैसे नेता मिल चुका था, इसलिए 1918 के विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां पे हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। केंद्र कौन कौन सा था? महाराष्ट्र था, बंगाल था, पंजाब। बात करेंगे तो सबके सब क्या था? केंद्र था, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं किन स्थानों पर, रिक्त स्थानों पर पूर्ति विकल्प में दी गई उचित शब्द के आधार पर कीजिए। चापेकर बंधुओं ने डैश में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। ये कब किया था? 1897 में किया था। कब किया था? 1897 में इन्होंने हत्या किया था। पूरा नाम क्या था इनका? तो इनका नाम था, ध्यान में रखेंगे, दामोदर चापेकर तथा बालकृष्ण चापेकर, ठीक है। बाद में जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने कहा कि भाई हम तिलक से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसी के ऊपर तिलक पे मतलब राजद्रोह का केस भी चलाया गया था, ठीक है। चलिए आप चलेंगे यहाँ पे भारत माँ, मतलब क्या होगा इसका? 1897 भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन के द्वारा किया जाता था? ठीक है, तो अंजुमन ए, ठीक है, मोहिबान ए वतन, ठीक है, ये संगठन का नाम था, ठीक है। इसके द्वारा इसका मतलब क्या किया? भारत माता, ठीक है, भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किया जाता था। लेकिन भारत माता नामक एक पत्र भी था, माता नामक एक चित्र क्या बोलते, चित्रकला भी था, मतलब चित्र भी था। तो भारत माता का चित्र बनाने का श्रेय अमिंद्रनाथ टैगोर को जाता है, ठीक है। जबकि भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन का श्रेय जो था अंजुमन ए मोहिबान ए वतन, एक संस्था थी, उनको जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे कौन जुड़े हुए थे? तो इससे अजीत सिंह जुड़े हुए थे, ठीक है। अजीत सिंह जो थे भगत सिंह के चाचा जो थे, इस संस्था से जुड़े हुए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने, ठीक है, जिम्मे रमन योजना का सूत्रपात किया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जर्मनी, ठीक है। निम्नलिखित में किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने जिम्मेरमैन योजना का मतलब क्या सूत्रपात किया? जर्मनी, ठीक है। क्योंकि यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के दृष्टि से जिम्मेरमैन योजना की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, लाला हरदयाल आदि ने 1915 में जर्मनी विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मेरमैन योजना का सूत्रपात किया, जिसके तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना था, अप्रवासी भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था, ठीक है। बाघा जटिन, ठीक है, बाघा जटिन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस से संघर्ष करते हो गई? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो बालासोर में होता है, ठीक है, बालासोर उड़ीसा में पड़ता है। बाघा जतीन का नाम क्या था? तो बाघा जतीन इनके रुतबे की वजह से इनको बाघा जतीन कहते हैं, लेकिन इनका मूल नाम जो था जतिन मुखर्जी था। क्या नाम था? बाघा जतीन का नाम क्या था? क्या नाम था? जतिन मुखर्जी था, इनको बाघा जतीन कहते थे। बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे, उनके नेतृत्व में बंगाल में क्रांतिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। सितंबर 1915 में ओडिशा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर, ठीक है, पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हुए जतीन साहब जो थे शहीद हो गए, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया? तो शहीद हो गए, ठीक है। 1 मिनट रुक जाएगा, याद इसे रखेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे।
चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। फर्स्ट वाला सही है। क्या है फर्स्ट वाला सही है? देखेंगे कथन के, देखेंगे यहाँ पे क्या, प्रथम विश्व में भारतीय क्रांतिकारियों में विदेशी में रह रहे क्रांतिकारियों को उत्साह का संचार संग्रह किया। प्रथम विश्व में भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। दूसरे के बाद के क्रांतिकारियों ने यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात, ठीक है, ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहला सही है। अब बात करेंगे दूसरा की, बात करेंगे स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध ने, ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात, ठीक है, ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। तो ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इस प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, तो ध्यान रखिए किस देश के, किससे प्रेरित था, तो होम रूल जो था आयरलैंड से। ठीक है, किससे प्रेरित था, तो ध्यान रखिए आयरलैंड से जो था प्रेरित था। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। उल्टा हो जाएगा, तिलक पहले होंगे, ठीक है, एनी बेसेंट जी बाद में होगी। ठीक है, मतलब सितंबर 1916 में क्या हो जाएंगे, बेसेंट साहिबा होगी, नहीं बेसेंट जी होगी। ठीक है, यहाँ पे बात करें अप्रैल में कौन हो जाएंगे, तो तिलक महोदय हो जाएंगे। ठीक है, उल्टा कर दिया है। ठीक है, और तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव के कर्नाटक में स्थापित की थी। ठीक है, तो बेलगांव के कर्नाटक में स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये भी आपका सही है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही। देखिए यहाँ पे बात करें, कभी कभी डाउट हो सकता है, क्योंकि बेलगांव जो था ना, बेलगाम जो देख रहे हैं, ये कर्नाटक में जो पड़ता है, ठीक है, वो सही है, लेकिन ये विवाद का जगह है। ठीक है, कहीं कहीं इसका आंसर महाराष्ट्र भी दिया रहेगा, क्योंकि बेलगाम क्षेत्र जो है से मतलब महाराष्ट्र और मतलब कर्नाटक के बीच में विवाद है, इसलिए इसका आंसर कहीं कहीं पे महाराष्ट्र भी होता है। तो देख लीजिएगा, महाराष्ट्र भी रहेगा तो मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तिलक ने होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित था, तो तिलक का होम रूल लीग का स्थापना का मुख्यालय कहाँ पे था, तो ध्यान रखेंगे पूना में था। ठीक है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की संगठन का सचिव किसे नियुक्त किया, तो जोसेफ बैप्टिस्टा, सॉरी क्या नाम था, अरुणडेल साहब को किया। किससे किया, तो अरुणडेल साहब को नियुक्त किया था। ठीक है, निम्न कथनों पे आपको फिर से विचार करना। तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डाउन समाचार पत्र रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। बताइए कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करें। डाउन समाचार पत्र का प्रकाशन, सॉरी डाउन समाचार में जिन्ना ने किया था, सॉरी गणपति जिन्ना ने किया था। ठीक है, इंडिया में था। ठीक है, तो क्या इसका सही होगा, तो इसका असत्य कथन कहेगा। तिलक ने गणपति शिवाजी को केवल महाराष्ट्र में नहीं थे, केवल महाराष्ट्र में नहीं था, सॉरी। ठीक है, केवल महाराष्ट्र में नहीं था, मतलब ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये सही होगा। केवल महाराष्ट्र लगा के गलती कर दिया। डाउन समाचार पत्र जो था जिन्ना का था, मिस्टेक। 1916 में कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सम्मेलन में अध्यक्षता कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा वाले नेता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। ठीक है, इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस के गर्मपंथी गुट पुनः मिल गए। ठीक है, इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस और मुस्लिम के मध्य समझौता। ऑल स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट जो था ट्रू हो गया। ठीक है, इसमें कौन सी नींव रखी गई थी, तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव भी रखी गई थी। ठीक है, अब आते हैं लखनऊ अधिवेशन, फिर से आते हैं। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफी मदद की। ठीक है, उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग जो था प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो बताना कौन सा कथन सही है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत नहीं था, तो बताइए कौन सा नहीं था। ठीक है,
तो ध्यान में रखेंगे कौन सा नहीं था, तो ध्यान रखें मुस्लिम द्वारा कांग्रेस के उदारवादी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना। ठीक है, ध्यान में रखना है निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी के अंतर्गत शामिल नहीं था। तो मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस को उदारवादी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना, तो ये आपका नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी क्या क्या था लखनऊ अधिवेशन में, क्या था, तो कांग्रेस ने मुस्लिम के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया था। ध्यान रखेंगे जिसको बोलते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखना। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित करना, ये भी सही था। और साथ में मुसलमानों की निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था भी स्वीकार कर ली गई। ठीक है, तो ये सारी चीज गलत ही हुआ था, मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी गई थी लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वसुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी कृषक दल के माध्यम से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट की बात में बिल्कुल सही है। अजीत सिंह द्वारा रचित पंजाबी में लाला लाजपत राय द्वारा रचित भारत माता पत्र समाचार पत्र ने, ठीक है, पंजाब में सराहनीय भूमिका निभाई थी। गलत है, मैंने बोला था ना अजीत सिंह की बात करेंगे वो जुड़े हुए थे। ठीक है, किससे जुड़े हुए थे, अजीत सिंह किससे जुड़े हुए थे। ठीक है, अंजुमन मोहब्बतान वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था, वहीं से मतलब भारत माता पत्र निकलता था। तो उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया ना। ये तो सही है, ये अजीत सिंह चले जाएंगे किसमें, इधर चले जाएंगे भारत माता में। ठीक है, पंजाबी किसमें आएंगे, तो पंजाबी लाला लाजपत राय। ठीक है, तो उल्टा हो गया, इसलिए आपका कथन एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, अब आते मिलाना। अल हिलाल के लेखक कौन थे, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक है, कॉमरेड की बात करें मोहम्मद अली पूछा हुआ था 68 बीपीएससी में कॉमरेड पूछा। इंडियन अनरेस्ट ब्रेंटाइल सेरल के द्वारा लिखा गया। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया था, तिलक को कहा था, जिसके बाद तिलक साहब ने इनका मानहानि का दावा कर दिया था। ठीक है, मिला लीजिएगा क्या होगा, नहीं तिलक को। नरौजी बेचारे शांत आदमी थे, इतने बुजुर्ग थे, इतने शांत थे, उनको क्यों कहेगा अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तिलक को कहा था। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार क्या था, भाई साहब मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट जो था यही आपका आधार बना था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बताना कौन सा कथन की बात करेंगे, तो सत्य नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है प्रांतीय विषय में 2 भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित, ये तो सही है। मंत्रीगण व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, तो ये गलत है आपका। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आपका आवश्यक पड़ने पर हस्ताक्षरित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, किंतु इन्हें हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी, ये सही है। ठीक है, प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विभिन्न होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर रख लेता था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा है, तो गलत की बात करेंगे बी नंबर गलत है, कि मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी, बल्कि गवर्नर के प्रति नहीं थी। मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। अब आते हैं, ठीक है, कथन ए और आर पर विचार कीजिए तथा लिखित दिए गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है, बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम प्रांतों के लिए एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित की मदद की जिसमें देश के लोगों के मत देने की व्यवहारिक समझ मतलब विकसित होती है, तो ये सही है क्या, दोनों सही। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, मतलब दोनों का दोनों सही, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, व्याख्या भी सही, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी, तो 1918 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में। ठीक है, तो मतलब BAC। ठीक है, तो BAC किस में है, तो इसमें है। ठीक है, सॉरी BAC ठीक तो है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, मतलब ऑप्शन गलत लिया ना, इसका ऑप्शन लिया है बी थोड़ी ना, सबसे पहले 1917 मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करेंगे तो ये आपका कितने नंबर पे, ए नंबर पे है। ठीक है, ये आपका C नंबर पे होगा, ठीक है, BAC होगा ना, इसमें ऑप्शन क्या दिया, BCA दिया, गलत है। ठीक है, सुधार लीजिएगा। अब आते हैं विश्व प्रथम विश्व युद्धोत्तर, मतलब युद्ध के बाद, युद्धोत्तर का मतलब युद्ध के बाद परिस्थितियों में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच और उसे निपटने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी, तो सिडनी रॉलेट। ठीक है, कौन सी, सिडनी रॉलेट कमीशन आई थी ना, कब आई थी रॉलेट कमीशन, 1919 में। ठीक है, 1928 में। ठीक है, आई थी कब, 1928 में। गठन कब किया गया था रॉलेट कमीशन, 1927 में। ठीक है, रिपोर्ट कब दिया था, 1930 में दिया था। ठीक है,
रॉलेट कमीशन किस रिपोर्ट की जांच करेगी? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट सही है कि नहीं उसके प्रशासन को जांच करने के लिए बनी थी। 1927 में बनी थी, 1928 में आई थी और 1930 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, पीडीएफ देके आंसर बोल ले। था साइमन कमीशन था ना सर, ये तो। अच्छा हाँ, हम तो साइमन कमीशन नहीं बता रहे, सॉरी रॉलेट एक्ट है, हमने साइमन कमीशन बता दिया, सॉरी सर। कब क्या बता दिया मैंने? साइमन कमीशन बता दिया, ठीक है, मिस्टेक। 1919 में साइमन कमीशन 1919 की रिपोर्ट की जांच करने के लिए बनी थी, 1927 में मतलब बनी थी, 1928 में भारत आई थी, 1930 में रिपोर्ट दी थी। इस सिडनी रॉलेट है, ठीक है। और सिडनी रॉलेट की बात करेंगे तो ये आपका मुख्यतः विश्व युद्ध के बारे में बना, इसको रॉलेट कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, इस शॉर्ट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता बनी थी। इसमें क्या था, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने पे कौन सा इसमें था, कितने साल की जेल होती थी, कितने साल की जेल होती थी? 2 साल का, ठीक है। कितने वर्षों का जेल था? 2 साल का इसमें क्या होता था, जेल होता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब बनी थी रॉलेट कमीशन? 1919 में। फिर देख के गलती बोलना है, पीडीएफ में 1919 लिखा हुआ है क्या? रॉलेट कमीशन 1917 में बना था, ठीक है। 1919 में इसके सिद्धांत को लागू करे। रॉलेट कमीशन पे क्या लिखा हुआ है? 17 में होगा रॉलेट कमीशन, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, चेक कर लीजिए, 17 में रॉलेट कमीशन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, ठीक है। मेजनी किसके गुरु थे? मेजनी गुरु किसके थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का गुरु जो थे मेजनी थे, ठीक है, ध्यान रखें, मानते थे वो। मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद तिलक साहब ने किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गलत है, ठीक है, मराठी में अनुवाद मेजनी साहब तिलक साहब ने नहीं किया था, सावरकर ने किया था। किसने किया था? सावरकर जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? सावरकर जी ने किया। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1897 के लेखक बीडी सावरकर थे, तो ये सही है क्या? ये सही है। उसके बाद बात करेंगे, बीडी सावरकर को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत काले पानी की सजा दी गई थी, गलत है, ये गलत है, सही कौन है? ये सही। केवल ऊपर में कितने कथन सही थे? एक ही कथन सही है ना, मतलब ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। की सजा तो दी गई थी, लेकिन दिल्ली षड्यंत्र में कौन से षड्यंत्र में दी गई थी? कौन से षड्यंत्र में दी गई थी? नासिक षड्यंत्र केस में दी गई थी, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? किससे संबंधित? नासिक में किसकी हत्या हुई थी? वही सर था ना एक जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मार की हत्या कर दी थी। किसने गोली मारी थी जैक्सन को? अनंत कन्हरे ने गोली मारी थी, ठीक है। इसमें मतलब कौन कौन फंसे थे? इसमें सावरकर बंधु का नाम आ रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आप चलते हैं, देखते हैं 45 नंबर। जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमीशन के सदस्य के तौर पे कौन भारतीय शामिल नहीं थे? सर जनरल बजाज थे। देखिए इसको याद करवाने का तरीका बताऊं, ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसकी याद करने का तरीका जो है ना बहुत आसान है, ठीक है। सर जनरल बजाज नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? थोड़ा दूर से आ रहा है। तो नहीं है, लग रहा बाहर बैठे हुए हैं। एक मिनट। आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, कितना देर से आवाज गैप था? ज्यादा देर नहीं, 45। देखिए इनके अक्षर में कितने नाम है? इनके अक्षर में 3 नाम है, ठीक है। इनके अक्षर में कितने नाम है? इनके अक्षर में 4 नाम है। इनके अक्षर में कितने नाम है? 5 नाम है, ठीक है। तो ये 3, 4, 5 कर रहे थे सभी मिलकर, ठीक है, इसलिए परिणाम कुछ नहीं निकला, ठीक है। ये सर चमनलाल बजाज नहीं हो गए, कौन हो गए? पंडित जगत नारायण साहब होंगे, 3 अक्षर के नाम है, उनके बाद आता है, ठीक है, सर चिमन लाल, हरिलाल सीतालाल 4 नंबर का है, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान 5 नंबर का है, ठीक है। तो ये नाम तीनों के ध्यान में रखिएगा, 3, 4, 5 करके, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ गया ना। ये भारतीय सर। अब यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछेगा सर चिमनलाल बजाज कौन थे? तो ये नेहरू जी अभी क्या करने आएंगे बेचारे, नेहरू जी अभी नहीं आते हैं। नेहरू जी कब एक्टिवेट हो गए? नेहरू जी एक्टिवेट होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, लाहौर अधिवेशन से एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके पिताजी रिटायर होंगे तब ना नेहरू जी आएंगे।
नेहरू रिपोर्ट 1928 में होता है और पिता का पुत्र के द्वारा जमकर विरोध किया जाता है नेहरू रिपोर्ट का। नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने वाले में सबसे जवाहरलाल नेहरू और नेहरू रिपोर्ट्स मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया था, उसका विरोध सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जमकर किया गया। उसके बाद हुआ लाहौर अधिवेशन 1929 में। यही से मतलब नेहरू जी मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं पॉलिटिक्स में। उससे पहले उनका उतना नाम नहीं था। लाहौर अधिवेशन नेहरू जी को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे मतलब कौन कौन थे, तो ध्यान रखिए सर चिमनलाल शीतलवार थे, ठीक है, पंडित जगत नारायण थे, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद थे। सर चिमनलाल हरिलाल शीतल बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिवक्ता तथा बॉम्बे विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे, ठीक है। पंडित जगत नारायण की बात करेंगे तो संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य एवं अधिवक्ता थे। सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता थे। तो ये पूछ सकता है, ये चिमनलाल बजाज साहब जो थे, तो ये ध्यान में महाधिवक्ता थे, बॉम्बे हाईकोर्ट के थे और बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। अब पंडित जगत नारायण साहब की बात करेंगे तो संयुक्त प्रांत मतलब यूपी यूनाइटेड प्रोविंस के विधायी परिषद के सदस्य तथा अधिवक्ता थे। और सरदार, ठीक है, साहिबजादा सुल्तान अहमद खान की बात करेंगे ग्वालियर राज्य के मतलब क्या था, अधिवक्ता थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके ये तो इन्होंने जो बताया, ठीक है, इन्होंने बताया, इन्होंने बोला सर 379, आई थिंक 379 का डाटा सर इन लोगों को दिया से मारा गया। उनके बाद एक कमीशन बनी थी कांग्रेस के नेतृत्व में, जिसका नाम तहकीकात कमेटी थी। क्या नाम था, तहकीकात कमेटी, जिसका अध्यक्षता कौन करे, तहकीकात कमेटी का मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी करे। तक उन्होंने बोला था भाई साहब 1000 प्लस लोगों की जान गई, ठीक है, उसमें गांधी जी भी शामिल थे तहकीकात कमेटी में, ठीक है। अब आते यंग इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन यानी बेसेंट ने किया, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद तिलक की होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में, जबकि बिसेंट की होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। मतलब तिलक वाला जो था पहला था, ठीक है। तो ध्यान में रखना सत्य कथन की चयन करें तो यंग इंडिया एवं कॉमनवेल्थ, ठीक है। यंग इंडिया नहीं होगा भाई साहब, न्यू इंडिया होगा। क्या होगा, न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ तो सही है लेकिन यहाँ पे यंग इंडिया नहीं होगा, पे न्यू इंडियन होगा, क्योंकि यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, ठीक है। और बाकी दूसरा स्टेटमेंट पूरे सही। देखिए कितना ध्यान से करना पड़ेगा। कॉमनवेल्थ सही है, इंडिया भी सही है, केवल यहाँ पे यंग की जगह पे न्यू लगा देंगे तब यहाँ पे एनिमेशन का नाम सही होगा। और ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, बहुत अच्छा सेट बना है। एगो ये बना है केजीएस वाला, जिसे लगता है ऐसे मतलब अरे भाई क्वेश्चन सिलेक्टिव होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब बेतुका प्रश्न नहीं शामिल करना। केजीएस ने जो पॉलिटी का सेट बना बहुत ही बेहुदा और बेतुका प्रश्न है, ठीक है, मतलब उसको वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तिनकिठिया पद्धति के अनुसार नील किसानों को अपनी उपज के कुल कितने भागों में नील की खेती करनी पड़ती थी, तो 3/20 भागों में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीक का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया, सत्याग्रह का प्रयोग का तकनीक का पहला प्रयोग कहां पे किया था, तो चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने सबसे पहली बार किया था, ठीक है। अब बात करें वर्ष 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर आंदोलन छोड़ दिया। मजदूरों का द्वारा हड़ताल करने के पीछे कारण क्या था, तो भाई साहब देखिए द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था, समाप्ति होता, प्लेग बोनस का विवाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो था प्लेग बोनस की मांग जो थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लेग बोनस की मांग जो थी 50% प्लेग बोनस की मांग जो थे कौन कर रहे थे, मजदूर कर रहे थे। कितने कर रहे थे, मजदूर कर रहे थे, ठीक है। अब मिल मालिक जो था बोल रहा था भाई साहब 20% ले लो। महात्मा गांधी, ठीक है, वो बोले ठीक है 20 का रास्ता निकालते हैं। महात्मा गांधी ने दोनों को जोर दिया, बोला चलो 70 होता है, दोनों के 2 से भाग करके 35% ले लो, ठीक है। तो 35% देने के लिए मतलब तो मालिक तो तैयार हो गया लेकिन मजदूर लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो महात्मा गांधी बोले ठीक है स्ट्राइक करना है, हम भी तुम्हारे साथ ही बैठते हैं। फिर गांधी जी भी स्ट्राइक पर बैठ गए, ठीक है। तो अंतिम में जाकर मजदूर भी 35% पे क्या होता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कथन ए और कारण आर पे विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें, मतलब सही उत्तर का चयन करें। मॉन्टेग्यू चैम्पियन सुधारों का वास्तविक मकसद द्वैध शासन को लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। तो ध्यान रखेंगे दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है कि गलत है बताइए, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है देवी और सच में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गया, क्लियर। चलिए आप चलेंगे आगे, ठीक है। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया, नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहां पे किया गया बताइए। तो ध्यान रखिए दिल्ली में हुआ था, ठीक है। खिलाफत का नेता किसे घोषित किया गया, खिलाफत का नेता किसे घोषित किया गया, गांधी जी को खिलाफत का नेता मतलब क्या किया गया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, महात्मा गांधी को
खिलाफत का नेता जो था घोषित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, वो सारे थिंग नीचे क्वेश्चन आना भी चाहिए, सब पक्का क्वेश्चन होगा, जो इसको मिस नहीं कर सकता। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष आ तो गया। ठीक है, महात्मा गांधी बने थे। ठीक है, तो इसको बहुत लोग शौकत अली, मौलाना अली ये सब करते हैं, लेकिन बने कौन थे? तो महात्मा गांधी बने थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन बने थे? तो महात्मा गांधी बने थे। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे, तो अब क्या है वो भी प्रश्न जरा देखते हैं। पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे पर, ठीक है, विचार करने तथा स्वराज की स्थापना करने तक सहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां पे बुलाया गया? तो कौन सा विशेष अधिवेशन था? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में कहां पे बुलाया गया था? ठीक है, तो कलकत्ता में बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो लाला साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के डैश अधिवेशन में किया गया। ठीक है, तो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में था, लेकिन अनुमोदन की बात करेंगे तो नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तो पहले कलकत्ता होता है, फिर नागपुर होता है। ठीक है, अब आते हैं वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया, वो किस शहर में हुई थी? ठीक है, तो ध्यान रखें किस शहर में हुई थी? तो ध्यान रखें किस शहर में हुई थी, बताइए? तो इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद में वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया, किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कहां पे हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों में, ठीक है, पलनाडु वन सत्याग्रह कन्नेगंती हनुमंतु के नेतृत्व में किया गया था। पलनाडु वन सत्याग्रह का सहयोग आंदोलन का एक भाग था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, क्योंकि यहाँ पे पलनाडु वन सत्याग्रह किसका भाग था? असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के पलनाडु वन में सत्याग्रह शुरू किया गया था। किसने किया था? कन्नेगंती हनुमंतु ने शुरू किया था। दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन वर्ष 1921 में किस माह में होता है? प्रिंस ऑफ वेल्स की बात करेंगे तो नवंबर में आता है। कहां पे आता है? नवंबर में आता है 1921 में। ठीक है, ध्यान रखिए। पटना का भी यात्रा किया था। ठीक है, काले झंडे इसको दिखाए गए थे। निम्न कथनों पर फिर से विचार। दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को है। दिल्ली समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 तारीख बिल्कुल सही है। ठीक है, दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के हेतु वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कराची अधिवेशन में दिल्ली समझौता को स्वीकृति दी गई थी। बिल्कुल ठीक है। कराची अधिवेशन में की अध्यक्षता की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको सही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात। हाँ, 5 मार्च होगा। ठीक है, ये 5 मार्च होगा। पहला गलत हो गया, केवल दूसरा सही है। ठीक है, असत्य पूछ रहा है ना। ठीक है, दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसी तरह का देखते रहिएगा, फरवरी मार्च इसमें गलती करवाते रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आता है, लोग कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, अब आते हैं रंपा या मान्यम विद्रोह का नेतृत्व कौन कौन है? रंपा विद्रोह का नेता कौन था, जिसमें तिरपालाल फिल्म बनी है ना रंपा विद्रोह के ऊपर? ठीक है, अल्लूजी सीताराम राजू थे। ठीक है, कब हुआ था रंपा विद्रोह? तो 1922 से लेकर 1924 तक आपको रंपा विद्रोह चलेगा। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र होगा रंपा विद्रोह का। कौन सा क्षेत्र होगा? आंध्र प्रदेश क्षेत्र होगा रंपा विद्रोह का। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए देवी और सजनों। ठीक है, आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। मद्रास वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो मद्रास वन अधिनियम की बात करेंगे तो 1882 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1882 में मद्रास वन प्रणाली, क्योंकि यहाँ पे जनजातीय लोगों की खेती की प्रणाली थी, जिसको बोलते थे पोडू। क्या बोलते थे? पोडू प्रणाली। पोडू प्रणाली जो होता था ना, पोडो प्रणाली जो था वहां का खेती का प्रणाली था, जिसको स्थानीय झूम के खेती के नाम से भी जानते हैं। ये पोडू प्रणाली जो था ना, झूम की खेती था। ठीक है, जो कि स्थानीय तौर पे पोडू के नाम से चला जाता था। इसको मतलब समाप्त कर दिया गया था, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसलिए मद्रास वन, इसी के लिए विद्रोह होता है। उसके बाद मद्रास वन अधिनियम के लाके इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? विद्रोह आपको देखने को मिलता है कृषक का। 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरा चोरी स्थित है किस जिला में? तो ध्यान, गोरखपुर जिला से पहले एक छोटा सा स्टेशन जो है चौरा चोरी था। इसमें क्या था? 22 पुलिसकर्मी जो थे मारे गए थे। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी थे। ध्यान रखेंगे इसमें क्या होते हैं मारे, कहीं पे 23 भी लिखा रहा था। 22 पुलिसकर्मी थे, एक दरोगा भी इसमें मारा गया था। ठीक है,
असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया? ठीक है, तो बारडोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को मतलब क्या था, वापस ले लिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बारडोली प्रस्ताव की बात करेंगे तो 12 फरवरी को, 5 फरवरी को घटना घटा और 7 दिन बाद, एक सप्ताह के बाद 12 फरवरी को मतलब असहयोग के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी किसका गठन 1923 में हुआ था? कि संस्थापक अध्यक्ष और सचिव कौन थे? कांग्रेस स्वराज पार्टी की बात हो रही है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की बात हो रही है, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो कांग्रेस कोई अलग संस्था नहीं थी, कांग्रेस के अंतर्गत ही थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें कौन होगा? मोतीलाल नेहरू, और साथ में कौन हो जाएंगे? सॉरी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। सचिव की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इसका और नेता कौन कौन थे? तो हकीम अजमल खान भी इनमें प्रमुख नेता थे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ, 1922 वाला। जितेंद्र दास के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में सिराज गोपालचारी को महामंत्री चुना गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो पहला वाला तो सही है, गया में हुआ तो 1922 में। दूसरा वाला जो चितंदर दास, ये भी सही है, लेकिन ये वाला जो है आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इस अधिवेशन महामंत्री कौन चुने गए थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू चुने गए थे। ठीक है, कौन चुने गए थे? मोतीलाल नेहरू जी चुने गए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आपका 1-2 सही है, बाकी तीसरा पहला की बात में गलत हो गया। ठीक है, नवंबर 1930 को संपन्न हुए चुनावों में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें कितने सीटें पे जय मिली? ठीक है, कितने सीटें? 42 सीट पे वो जीते। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक स्वराजी नेता जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई। क्या नाम था उनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम, भाई का नाम क्या था? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस में ही थे, और विट्ठल भाई पटेल जो थे स्वराजी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहा है ना? चलिए, दोनों भाई में बनता भी नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1928 इसमें सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। स्वराज्यों ने बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया। बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों के दोनों कथन मतलब दोनों का दोनों असत्य नहीं, मतलब दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। पब्लिक सेफ्टी बिल, एक और भी बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, इसमें मतलब क्या मिला था? इनको सफलता मिली थी। ठीक है, अब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो ऐसे बिल थे जो कि मतलब जो कार्य करने वाले जो मजदूर जो थे उनके अधिकार को कम करते थे। इसी बिल का विरोध करते हुए, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करते हुए, ठीक है, इन्होंने मतलब नेशनल असेंबली में मतलब क्या किया? बम फेंका था भगत सिंह जी, और साथ में कौन थे? भगत सिंह के अलावा कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, ध्यान में। हाँ, ठीक है, दोनों ने बम फेंके थे। ठीक है, लेकिन वो पूछा जा रहा उस समय सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उस समय सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ध्यान में रखिए, क्या नाम था उनका? तो विट्ठल भाई पटेल थे। स्वराज्यों ने बंगाल में जमींदारों के और काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया, तो उन्होंने किया था। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अब चलते हैं आगे। देखना, 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अपरिवर्तनवादी से क्या तात्पर्य है? एक परिवर्तनवादी थे, एक अपरिवर्तनवादी थे। परिवर्तनवादी उनको कहा गया जो कि मतलब क्या थे? ध्यान रखें कौन थे? तो वो स्वराजी थे, मतलब वो चाहते थे मतलब विधानसभा में मतलब क्या करे? प्रवेश करे। ठीक है, और जो अपरिवर्तनवादी थे वो चाहते थे मतलब क्या करे? वो विधानसभा में प्रवेश नहीं करे, बाहर रह के मतलब विरोध करे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका प्रश्न देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषद में प्रवेश का विरोध कर रहा था, वो अपरिवर्तनवादी थे। ठीक है, और जो परिवर्तनवादी थे वो विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते थे और सरकार के भीतर रह के मतलब सरकार का विरोध करना चाहते हैं, उनको परिवर्तनवादी कहा गया। ठीक है, या फिर उनको स्वराजी कहा गया। ठीक है, दोनों ये स्वराजी पार्टी, स्वराज पार्टी जो बना तो बाहर पार्टी नहीं बना। ठीक है, वो कांग्रेस के भीतर ही मतलब एक दल था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अलग से नहीं बना, कांग्रेस के भीतर ही दल था। पाठेर दाबी उपन्यास पुस्तक की लेखक कौन है? पाठेर दाबी का शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करेंगे। बंगाली उपन्यास है पाथेर दाबी, उनके वो लेखक है, ध्यान में रखेंगे।
इसे पहली बार 1926 में उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसे शुरुआत में बंगवनी पत्रिका में क्रमबद्ध किया गया था। यह किताब अंग्रेजों के कब्जे वाले भारत पर आधारित है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ नाम है। सचिंद्र सन्याल के नाम आप लोग जानते हैं, ये भी क्रांतिकारी नेता थे, बंगाल से आते थे, ठीक है। अब आते देखेंगे मेरठ षड्यंत्र केस कब चला। मेरठ षड्यंत्र केस कब का केस है? 1929। ठीक है, ध्यान में, मेरठ षड्यंत्र केस की बात करेंगे, 1929 1929 का केस है, ठीक है, ध्यान में रखना। कब का केस है? 1929 का केस है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये 1929 का केस इंपोर्टेंट है। मुख्यतः केस बोलेगा किससे संबंध है? साम्यवादियों से संबंध है, ठीक है। साम्यवादी नेताओं पे ये आरोप लगा, सो मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मतलब क्या कर रहा है? षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है। अखिल भारतीय कामगार और कृषक दल की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो ये आपकी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय कामगार और कृषक दल की स्थापना 1928 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी, ठीक है। कॉमिंटन, ठीक है, कॉमिंटन की बात करेंगे। रूस का एक अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी दल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन थे व्यक्ति? तो वन एंड ओनली, ठीक है, एम एन रॉय, ठीक है। एम एन रॉय का पूरा नाम क्या था? मानेंद्र नाथ रॉय थे, ठीक है। 1920 में मतलब कॉमिंटन के सदस्य बने। अब भारत में आते हैं तो भारत में आके मतलब क्या करते हैं? यहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की नींव कहाँ पे रखे थे? तो कानपुर में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को एटक कहते हैं। एटक के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय जो थे अध्यक्ष थे। सचिव की बात करेंगे तो कौन बने थे? चमन लाल, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। लाला लाजपत राय किधर गए भाई? सी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, चमन लाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे और प्रश्न क्या है। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। सचिव की बात करेंगे तो चमन लाल। दीवान चंद्र। केंद्रीय घटनाओं पे, निम्नलिखित घटनाओं पे विचार। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। कब बम फेंका गया था? तो 1929 में बम फेंका गया था। काकोरी ट्रेन को कब लूटा गया? काकोरी ट्रेन को 1925 में लूट लिया गया, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार की घटना की बात करें कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1930 में ये घटना हुआ, ठीक है। सॉन्डर्स मर्डर्स की बात करेंगे तो 1928 में ये घटना होता है, ठीक है। तो काकोरी ट्रेन की बात, 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन का नाम था, ठीक है। काकोरी स्टेशन के पास में इसको लूट लिया जाता है, ठीक है। काकोरी कहाँ पे पड़ता है? काकोरी यूपी में। हाँ, यूपी में। किस जिला में पड़ता है काकोरी? गोरखपुर यूपी में। हाँ बिल, ठीक है, ध्यान रखें। काकोरी की बात करेंगे तो गोरखपुर यूपी में पड़ता है, ठीक है, काकोरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका ट्रेन कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन, ठीक है, सहारनपुर थी। किसने लूटा था? यहाँ के जो धन को किसने लूटा था? HSR ने, ठीक है, HSR है, ठीक है। हिंदुस्तान, सॉरी HR है, अभी HS नहीं लगा, सीधे HR है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। HSR की स्थापना बाद में होती है, ठीक है, अभी HRA ही है। जब इसी के समय में क्या होता है ना, पुलिस ने मतलब क्रैक डाउन करके HRA के सारे प्रमुख नेता को पकड़ लिया जाता है, या तो मार दिया जाता है या फिर इनको फांसी पे लटका दिया जाता है आगे चल के। तो उसी के बाद HSRA की स्थापना करने की आवश्यकता होती है। और HSRA की बात करेंगे तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो घटना लगा लीजिएगा। सबसे पहले कौन? काकोरी पहले होगा, उसके बाद सॉन्डर्स आएंगे, उसके बाद मतलब केंद्रीय विधानसभा बम फेंका जाएगा, फिर चटगांव शस्त्रागार लूटकांड होगा, जिसके नेता कौन थे? चटगांव शस्त्रागार लूटकांड के नेता कौन थे? सुरेश सेन। कौन हो जाएंगे? सुरेश सेन। मास्टर डाटा निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? ये चटगांव शस्त्रागार के नेता थे सुरेश सेन, मास्टर डा सुरेश सेन। राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी के नाम से जाना? राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है। किनको बोलते थे? इनका नाम था उधम सिंह। जब उधम सिंह को जब गिरफ्तार किया गया ना, तो इनके नाम पूछा गया तो बोला इन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद, सब नाम इन्होंने बताए थे, ठीक है। ध्यान रखिए किनको? तो उधम सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने मतलब किसकी हत्या की थी? तो डायर की हत्या की थी, ठीक है। ध्यान रखिए कब की थी हत्या इन्होंने? ओ डायर की हत्या की थी, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या नाम था? माइकल ओ डायर। 68 PPSC में पूछा है, ठीक है, ठीक है। नहीं, जनरल डायर नहीं है, ये पंजाब का उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है। इसकी हत्या की थी, ठीक है, और 1940 में हत्या की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाद में इनको फांसी दे दिया गया था। क्या? जालियांवाला पंजाब में ही हुआ था। हाँ, जलियांवाला पंजाब में, बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं आगे। 77 नंबर क्वेश्चन जरा देखेंगे, ध्यान फरमाइए जरा 77 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। मुत्तादर, मुत्तादर कहा जाता था, किनको बोलते थे? ग्राम प्रधान को क्या बोलते थे? मुत्तादर कहते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए? किसे बोलते थे? ग्राम प्रधान को मुत्तादर कहते थे, ठीक है।
सीताराम राजू ने क्या करंट अफेयर नहीं होगा। अभी क्या चल रहा है? करंट अफेयर नहीं होगा। अभी हम ये सेट करवा रहे थे, बीच में करंट अफेयर्स की बात कहां से आ गई? चलिए, अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया? ठीक है, 8 डाउन सहारनपुर था। क्या नाम था? 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन सा ट्रेन था? 8 डाउन सहारनपुर था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसे 8 अप भी दिया हो तो 8 डाउन सहारनपुर। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब किया गया? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के गठन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 1924 में इसका गठन किया गया है। ठीक है, ऐसे में सोशलिस्ट लग जाएगा तो 1928 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं चंद्रशेखर आजाद कबर किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए? ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो जाते हैं और 1931 में। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते आगे। उस क्रांतिकारी युग की पहचान कीजिए जो कि अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट की घटना में शामिल थे। तो चंद्रशेखर सिंह थे, सॉरी भगत सिंह थे, और साथ में कौन थे? तो बख्तेश्वर दत्त थे। ठीक है, दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना। भगत सिंह और बख्तेश्वर दत्त का नाम आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल को बम फेंके थे। ठीक है, कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल, ठीक है, 1929 को। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पर किस केस के तहत चलाकर फांसी की सजा दी गई? तो इनको पता, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, किस जेल में दी गई थी? तो लाहौर जेल में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, अब आते हैं मूडीमैन समिति। ठीक है, तो मूडीमैन समिति की बात करें क्यों बना था? तो ध्यान रखें, मूडीमैन समिति से द्वैत शासन प्रणाली के कार्य पर निगरानी रखने के लिए। ठीक है, तो द्वैत शासन पे भारतीय विधि आयोग की बात करेंगे तो भारतीय विधि आयोग की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, तो ये क्या नाम था? संवैधानिक सुधारों की प्रकृति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो विधि आयोग का लोकप्रिय नाम जो है ना, साइमन कमीशन, 1927 में बनी थी। निधित्व आयोग की बात करेंगे तो निधित्व आयोग क्यों बनी थी? तो निधित्व आयोग की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, इसको लॉयल कमीशन नाम था। लॉयल कमीशन में एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं निधित्व आयोग की। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मतलब क्या करना था? जांच करना था। ली कमीशन की बात करेंगे तो सिविल सेवाओं में भारतीय पद्धतियों की जांच पड़ताल करने के लिए कौन थी? तो ली कमीशन आपको बना था। ठीक है, अपना चिन्ह लगा लीजिएगा कौन किधर जाएगा। ठीक है, 214 को। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? ठीक है, तो 1927 में किया गया था। ठीक है, तारीख दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखें 8 नवंबर 1927 को मतलब इसका गठन किया गया। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को भारत आती है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों के पूर्ति विकल्प पे दिए गए उचित संख्या शब्द के आधार पर कीजिए। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटेन के लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की संख्या क्रमशः डैश थी। तो ध्यान में रखेंगे, तो सबसे पहली बात करेंगे तो साइमन कमीशन लिबरल पार्टी के 1 सदस्य था। ठीक है, लेबर पार्टी की बात करेंगे तो 2 सदस्य था। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी की बात करेंगे तो 4 सदस्य था। ठीक है, तो लिबरल पार्टी के 1 सदस्य था, लेबर पार्टी के 2 सदस्य था, कंजर्वेटिव का सबसे ज्यादा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 4 था। 1 2 4, 1 का 2 गुना 2, 2 के 2 गुना 4, 1 2 4 सदस्य थे। ठीक है, ध्यान, कंजर्वेटिव पार्टी से ज्यादा सदस्य इसलिए थे क्योंकि उनका सत्ता था उस समय। क्या था? उनका सत्ता था, उनकी सरकार थी। ठीक है, लेबर पार्टी के 2 सदस्य थे और लिबरल के सबसे 1 कम सदस्य थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिस समय साइमन कमीशन है उस समय सरकार किसकी थी ब्रिटेन में? तो कंजर्वेटिव की सरकार थी, इसलिए उनकी संख्या अधिक है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत पहुंचा तभी जस्ट हमने तारीख बता दिया, 3 फरवरी 1928 को मतलब भारत पहुंचता है। ठीक है, ध्यान रखें कहां पे पहुंचा? तो सबसे पहले बॉम्बे पहुंचता है। ठीक है, बॉम्बे में ही सबसे पहले इसका विरोध किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखें कहां पे पहुंचता है? तो बॉम्बे पहुंचता है। ठीक है, सन 1928 में लॉर्ड बर्केनहेड ने, ठीक है, सन 1928 में लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान निर्माण की हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों के लिए मान्य हो। लॉर्ड बर्केनहेड कौन थे? तो लॉर्ड बर्केनहेड की बात करें उस समय कौन थे? तो भारत सचिव हुआ करते थे। कौन थे? तो ध्यान रखेंगे कौन थे? तो उस समय क्या थे? भारत सचिव थे। ब्रिटिश सरकार के मतलब क्या थे? तो भारत सचिव बर्केनहेड हुआ करते थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे, आगे चलेंगे तो और कौन सा प्रश्न है? दिसंबर 1929 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहाँ एक सर्वदलीय सम्मेलन का बैठक किया गया था? कहाँ पे किया गया था? ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इनकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू कर रहे थे।
ठीक है। बर्किनहेड ने बोला सर ठीक है, बहुत बहुत बोलते हैं स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए, चलो एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाओ जो कि सर्वदल के द्वारा मतलब क्या हो, स्वीकार्य हो। ठीक है, बाकी मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं मिल पाता, कांग्रेस के अंदर में ही मतलब क्या होता है, कांग्रेस के अंदर में ही इसको समर्थन नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब अधिराज्य की बात कही गई थी, जिसमें कांग्रेस के जो युवा नेता जो थे, जो कि मोतीलाल नेहरू, सॉरी जिस समय कांग्रेस के युवा नेता उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे, डोमिनेट स्टेटस के प्रश्न में उन्होंने मतलब समर्थन नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था पूर्ण स्वराज। ठीक है, उसका 1928 के बाद एक साल का 1929 में कौन सी लाहौर अधिवेशन होती है, लाहौर अधिवेशन में टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। और नेहरू यहाँ पे, इसके बाद मोतीलाल नेहरू का पॉलिटिक्स यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिलकर किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिलकर किया गया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां प्रस्तावित किया? तो जस्ट अभी हमने बात किया, तो पूर्ण स्वराज की मांग की बात करें, लाहौर अधिवेशन में था, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। और तारीख की बात करेंगे तो तारीख जो होता है आपका 31 दिसंबर का तारीख होता है। कितने तारीख होता है? 31 दिसंबर का तारीख होता है। ठीक है, अब चले यहाँ पे देखेंगे, असम में समन्वय आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन को मिला। ऐसा अनेक विभाजित मुद्दों के उपस्थिति के कारण हुआ। बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक भी सही है, आर भी सही है, तथा आर एक की सही व्याख्या भी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते आगे, चलेंगे आगे कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प पे दिए गए उचित शब्द के आधार पर करें। अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के पालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की। ठीक है, तो ये तमिलनाडु से कहां जाते थे? तमिलनाडु से, ध्यान रखेंगे कहां की यात्रा पे जाते हैं? तमिलनाडु से तंजौर। ठीक है, तमिलनाडु से तंजौर की यात्रा करते हैं, और यहाँ पे नमक कानून को यहाँ पर भी भंग किया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए तमिलनाडु से असमन्वय आंदोलन के दौरान नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी साहब कर रहे, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की मतलब क्या कर नमक यात्रा की। ठीक है, तो तमिलनाडु के किस तट पे? तो ध्यान रखना है तंजौर के तट पे। ठीक है, ऑप्शन समन्वय आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था, जिसके नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया था। नखास तालाब, ठीक है, किसके नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया था? तो अंबिका कांत सिंह, क्या नाम था उनका? तो अंबिका कांत सिंह, ध्यान रखिएगा। नखास पिंड की बात करेंगे, नारा दिया था नखास पिंड चलो। ठीक है, नारा दिया गया था। ठीक है, ये पटना में पड़ता है। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1930 को, ठीक है, धरसना, ध्यान में रखेंगे, धरसना महाराष्ट्र में घटित हुई। निम्नलिखित में कौन यहाँ पे सत्याग्रह में शामिल नहीं था? ठीक है, तो शामिल की बात करें कौन नहीं था? के मुंशी साहब नहीं थे। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी थी, मनीलाल साहब थे, ठीक है, इमाम साहब थे, और एक और भी नेता थे। ठीक है, उनका नाम था तैयब जी। क्या नाम था उनका? बैरुद्दीन तैयब जी नहीं, उनका नाम क्या था? बैरुद्दीन, कांग्रेस के तीसरे तो बैरुद्दीन तैयब जी ने, अब्बास तैयब जी, क्या नाम था उनका? अब्बास तैयब जी। ठीक है, गांधी जी के जेल जाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व की बात करेंगे तो यही कर रहे थे। ठीक है, अब्बास तैयब जी। ठीक है, समन्वय आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि से ऊपर उठकर लोगों ने काम किया। बच्चों ने बानर सेना का गठन किया। ठीक है, लड़कियों ने कौन सा? तो लड़कियों ने मंजरी सेना का नेतृत्व किया था। मंजरी सेना का गठन इंदिरा गांधी ने की थी। मंजरी सेना जो थी, ध्यान में रखेंगे, इंदिरा गांधी ने मंजरी सेना का गठन किया था। ठीक है, जो कि काम क्या करती थी, मतलब क्या होता है, जैसे मान ली कोई मीटिंग चल रहा है, ठीक है, तो मीटिंग चल रहा है तो भाई साहब वहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे। ठीक है, तो वहां पे मतलब कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह होता था। तो मतलब बच्चे लोग का जो सेना जो था ना, लड़कियों की मंजरी सेना था, और बच्चों का जो बानर सेना जो था, वो लोग मतलब पुलिस जब आती थी ना तो सबसे पहले जाकर सूचना जाके दे देते थे। ठीक है, पुलिस आ रही, तब तक मतलब सारे लोग मतलब क्या होते थे, सचेत हो जाते थे, और जो भी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह जो था उस सबको मतलब क्या करते थे, समेट लेते थे। पुलिस आती थी, उनको कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि सब लोग पहले से सचेत थे। अब बच्चा के ऊपर कोई डाउट भी नहीं करता था, या फिर कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह जो होता था तो बच्चों के हाथों उनको बाहर निकाला। इंदिरा गांधी ने खुद ही मतलब आनंद भवन से कई बार मतलब इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट को पास किया था। ठीक है, अब बच्चा के ऊपर कौन डाउट करने वाला? कोई कागज लेकर बच्चा जाएगा बैग में रखे तो कोई डाउट नहीं करेगा। इसीलिए वहां पे मंजरी सेना बनी थी जो लड़कियों के लेकर थी, और बच्चों के लेकर, लड़कों के लेकर बानर सेना बनाया गया था। ठीक है, गांधी जी ने दांडी की यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के सम्मान में की थी। तो ध्यान रखेंगे, गांधी जी की यात्रा दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के सम्मान में। उपयुक्त कथन किसके था?
तो ध्यान में उपायुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो इसमें इन्होंने कहा था, क्या नाम है इनका, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है, बोस साहब ने कहा था, ठीक है। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने एल्वा से पेरिस को जब यात्रा की थी, ठीक है, तो एल्वा से जब पेरिस चले थे, पेरिस पहुंचने से पहले, ठीक है, पेरिस पहुंचने से पहले जो वहां का पेरिस मतलब फ्रांस का जो ध्यान में रखेंगे, नेपोलियन ने जब वहां पेरिस की यात्रा की तो वो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, विद्रोह को बहुत आसानी से वो मतलब शांत कर देता है। यहाँ पे इससे भी कंपेयर करते, क्या नाम था इनका, क्या नाम था, इटली का तानाशाह कौन था यार उस समय, ठीक है, नेपोलियन, और एक इटली का कौन होगा, हिटलर, इटली का हिटलर था, मुसोलिनी, मुसोलिनी, ठीक है। तो नेपोलियन से कंपेयर किया था, एक और किसे कंपेयर किया है, मुसोलिनी से कंपेयर किया था ना, हाँ दोनों से कंपेयर किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा पहली बार कब अपनाया गया, ठीक है, तो कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में अपनाया गया, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पुनः समझौता के आधार पर बिहार में उड़ीसा में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई, ठीक है, कितना सीट आरक्षित कर दिया गया था, क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के ऊपर गांधी जी तैयार नहीं है, तो बाद में नेहरू जी को मतलब नेहरू जी बोले, ठीक है, क्या नाम है इनका, अम्बेडकर जी को झुकना पड़ा, और उन्होंने मतलब क्या किया था, तो भाई साहब दलितों के लिए सीट आरक्षित कर दिया, तो 18 सीट आरक्षित किए गए थे, ठीक है, कहां पे, तो प्रांतीय विधानमंडलों में कितने सीटें आरक्षित की गई थी, 18 सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा में 18 थी, कहां कहां पे कितनी थी बता दे रहा हूं, ठीक है, सुन लीजिए, मद्रास में 30 था, बंगाल में 30 था, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20 था, ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा में 18 था, बॉम्बे तथा सिंध प्रांत में 15 था, पंजाब में 8 था, असम में 7 था, इस सारे सीट को, ठीक है, राज्य के विधानसभा में उस समय विधानमंडल कहते थे, दे दिया गया था, बिहार एवं उड़ीसा में 18 था, ये ध्यान में रखना। 16 अगस्त 1920 को फूट डालो राज्य करो की नीति के तहत रामजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, रामजे मैकडोनाल्ड कौन थे, ठीक है, तो ध्यान रखें रामजे मैकडोनाल्ड कौन थे, तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ध्यान रखें तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के गांधी जी ने किस जहाज से लंदन गए थे, तो एसएस राजपूताना, ठीक है, किससे गए थे, एसएस राजपूताना से गए थे, ठीक है, साथ में कौन थे, तो उनके साथ महादेव देसाई थे, मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है, देवदास गांधी थे, घनश्याम दास थे, घनश्याम दास बिरला थे जो कि उद्योगपति थे, और साथ में मीराबेन तो रहती ही थी, ठीक है। अब आते हैं 101 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पोयानूर तक यात्रा की, ठीक है, तो किसने किया था, कालीकट से पोयानूर तक की यात्रा की किसने की थी, किस मतलब कांग्रेसी नेता ने की थी, तो ये नेता की बात करें, केरल के क्षेत्र के नेता थे, इनका नाम था केलपक्कन साहब, के केलपक्कन साहब जो था इनका नाम था, क्योंकि राजगोपाली साहब तो कहां से थे, तो ध्यान में रखेंगे मद्रास हो जाएंगे, गोपाल बधु चौधरी का रोल नहीं था, बंगाली थे ये, अनंत श्याम आयंगर साहब का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। सबनी अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद राजनीतिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है, तो सबनी अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, कब समाप्त हुआ, 1930 में शुरू हुआ, ठीक है, 1931 में गांधी अरविंद समझौता यहाँ तक तो स्पीड में चल रहा था, फिर गांधी जी जो वापस आते फिर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्ण रूप से 1934 में जाकर बंद हो जाता है, ठीक है, उसके गांधी जी पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेते हैं, और काफी दिनों तक मतलब क्या करते हैं ना, गांव में घूम घूम कर रचनात्मक कार्य करते हैं, संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष प्रारंभ होता है, जन आंदोलन को जारी रखने का प्रयास किया जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन की ओर फिर से मतलब क्या होता है, रुझान हो जाता है, क्योंकि जब फ्लॉप किया, ठीक है, सबनी अवज्ञा आंदोलन फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं लोगों में फिर से मतलब निराशा लगी, ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जब गांधी जी वापस लेते हैं 1920 के बाद, तो ये 1920 से लेकर 1930 का जो चरण जो होगा, ये क्या होगा, क्रांतिकारी चरण होगा, जिसमें उग्रवाद का मतलब क्या होगा, आपको विकास आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो फिर से मतलब लगता है वैसा हो जाए, लेकिन उग्रवाद उस स्तर पे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उस समय देश के लोग जो थे काफी समझदार हो गया था, देश में समाजवादियों नेताओं की संख्या उस समय काफी अधिक थी, जिनके विचारधारा से लोग काफी अधिक प्रभावित थे, क्योंकि डेट टाइम नेहरू जी वगैरह जो थे वो भी मतलब आ गए थे, और उस समय आप देखोगे तो क्रांतिकारी नेता भी थे, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे जो कि डू एंड डाई में विश्वास तो करते थे, लेकिन गोली बारूद की पॉलिटिक्स में उतना विश्वास वो नहीं करते थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने किसी आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए आदर्शों का समर्थन कहा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आदर्शों का समर्थन किसे कहा, तो सबनी अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए आदर्शों का समर्थन कहा, तो सबनी
संसदीय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये कथन जो था उनका था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में गलत कथन का चयन करे। ठीक है, तो बताना है गलत कथन कौन सा है। तो प्रस्तावित संघ के सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा देशी रियासतों को सम्मिलित होना अनिवार्य था। देशी रियासतों का सम्मिलित होने का कोई अनिवार्य नहीं था, देशी रियासतों को सम्मिलित होना ऐच्छिक था, वैकल्पिक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि चाहता था से भाई साहब देशी रियासत अगर शामिल हो तभी जाकर अखिल भारतीय संघ बनेगा, लेकिन देशी रियासत शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि देशी रियासत को मनाने के लिए 1927 में एक कमेटी बनी थी जिसको बटलर कमेटी के नाम से जानते थे। कि बटलर कमेटी का पर्पस यही था कि किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार और देशी रियासत के बीच संबंध अच्छा स्थापित कर देती। देशी रियासत जो था भारत सरकार अधिनियम जो के अंतर्गत जो अखिल भारतीय संघ जो बनाना था उसमें शामिल होने से इनकार कर देते, इसलिए ब्रिटिश का ये सपना रहे के रह जाता है, कभी भी ये संपन्न नहीं हो पाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कभी पूछा बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, बटलर कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार और देशी रियासत के बीच संबंध अच्छा स्थापित करना है, क्योंकि ब्रिटिश का एक मन था तो भाई साहब अखिल भारतीय संघ बना है। ठीक है, लेकिन वो कभी भी पूरा नहीं होता है। रीजन क्या था कि देशी रियासत जो था मिलने से इनकार कर देता है। ठीक है, क्योंकि इनके लिए स्वैच्छिक रखा गया था। ठीक है, प्रेशर नहीं था। बाकी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को मिलेंगे जहां पे गवर्नर होते थे, एक होता था कमिश्नरी होता था। ठीक है, कमिश्नरी में क्या होता था, आयुक्त बैठता था। ठीक है, जो कमिश्नरी डेट टाइम का समझ लीजिए क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और ब्रिटिश भारतीय संघ की बात तो वहां पे प्रांत होता था, वहां पे मतलब क्या स्टेट असेंबली होता था। जो आजादी के समय की बात करेंगे तो 4 गो कमिश्नरी था। ठीक है, आजादी संविधान सभा में 4 गो कमिश्नरी था। ABCD मैंने बोला था ना, A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। ठीक है, 4 कमिश्नरी था। ठीक है, कमिश्नरी एक तरह से उस समय का केंद्र शासित प्रदेश समझ लिया, हालांकि वैसा नहीं था, लेकिन उसको आप लोग समझ सकते हैं। ब्रिटिश भारतीय प्रांत की बात करें, डेट समय का स्टेट समझ लीजिए। और देशी रियासत तो जो था कि स्वतंत्र था, कुछ ज्यादातर मायनों में स्वतंत्र था, लेकिन उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि जो ब्रिटिश भारतीय संघ जो था, मुख्य आयुक्त के प्रांत जो थे उनको शामिल होना अनिवार्य था। साथ में समस्त विषयों को 3 सूची में बांट दिया, केंद्रीय सूची, ठीक है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो कि अभी भी आपको देखने को मिलता है। प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई, क्योंकि प्रांतों से डायरकी को समाप्त कर दिया जाता है, केंद्र में डायरकी लगाया जाता है। द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त होता है, जो कि 1919 के एक्ट में लगा था, और केंद्र में द्वैध शासन को लगाया जाता है 1935 वाला में। ठीक है, सभी सदस्यों के निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। पुरुषों के समान महिलाओं का भी मताधिकार प्रदान किया गया था। ये सारे के सारे सही है, बाकी पहला वाला ही देखेंगे तो आपका क्या है, गलत है। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे प्रश्न। ठीक है, भारत सरकार ने 1935 के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार कीजिए। भारत सरकार का लक्ष्य उदारवादी तथा संवैधानिक निरमपंथियों को सबनी आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे, सुधारों को सरकार को आकर्षित करना चाहता था। ये तो ठीक लग रहा है। 1935 का नियम का कांग्रेस ने समर्थन किया था, 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशासित द्वैध शासन केंद्र पर थोप दिया गया। नहीं, समर्थन नहीं किया था ये, एक मिनट, इसके द्वारा साइमन कमीशन अनुशासित द्वैध शासन, हाँ, तो द्वैध शासन कहते हैं, समर्थन किया था, ये तो सही है। समर्थन तो नहीं किया था भारत सरकार नियम के, क्योंकि सभी लोगों ने विरोध किया। किसी ने बोला कार का इंजन फेल हो गया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उदारवादी तथा संवैधानिक नरमपंथियों जो सबनी आज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे, कुछ सुधारों सरकार की ओर आकर्षित करना था, ये भी गलत है। ठीक है, मतलब पोला असत्य कथन का चयन करें ना, इसका क्या आंसर लिया है, बी लिया है। 1935 में था, 1935 में क्या क्वेश्चन है भाई। भारत सरकार ने 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करते। इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशासित द्वैध शासन केंद्र पे थोप दिया गया, ठीक तो है, ये गलत क्यों है ये? आंसर गलत है। 1935 के ईस्वी में किया था, और तब 1935 में किया था, ठीक तो है। साइमन कमीशन जो 1928 में द्वैध शासन को बनाए रखने की बात कही थी। अलग, ठीक ठीक, गलत है, सही गलत है, ठीक, मिस्टेक, हम ही गलती कर रहे हैं। नहीं, ठीक, साइमन कमीशन ने बोला था प्रांतों में द्वैध शासन सही है। ठीक है, साइमन कमीशन ने बोला था प्रांतों में द्वैध शासन सही, इसलिए आपका 2-3 आपका की बात करेंगे, इसमें असत्य में 2-3 की बात करेंगे, असत्य है। ठीक है, क्योंकि समर्थन नहीं किया था और साइमन कमीशन द्वारा अनुशासित द्वैध शासन को केंद्र पर नहीं थोपा गया था। ठीक है, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन बनाए जाने की अनुशंसा की थी, न कि केंद्र में। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न दिए हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज कर दिया, मतलब काफी बढ़िया है।
चलिए, 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा तथा कांग्रेस ने 7 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार बनाई। ठीक है, ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट, महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं द्वारा कांग्रेस का समर्थन किया। महात्मा गांधी कहीं भी प्रचार करने गए थे? नहीं गए थे। महात्मा गांधी मोदी जी नहीं है। ठीक है, बाकी किसी भी चुनावी सभा को संबोधित इन्होंने नहीं किया। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे 6 प्रांतों में बहुमत की सरकार इनका गठन हुआ था। ठीक है, 6 प्रांतों में बहुमत के साथ इन्होंने सरकार का गठन किया था। और बाकी बात करेंगे कहाँ कहाँ पे इनकी सरकार नहीं बनी थी, तो असम, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में उन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। बंगाल, असम और उत्तरी सीमा प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। ठीक है, गांधी जी ने चुनावी सभा को मतलब क्या किया, तो संबोधन नहीं किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे देवियों और सज्जनों। ठीक है, लास्ट बना था बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कौन सा हो जाएगा, तो सही पूछा ना, पहला एक सही पूछ रहा है ना, कोई सही नहीं ना इसमें। सत्य कथन का चयन करें तो कोई भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं 1937 में प्रांतीय चुनाव के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में क्या सत्य है। ठीक है, तो प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए। मद्रास में समन्वय आंदोलन के जब्त भूमियों को, ठीक है, किसानों को वापस कर दिया गया। ठीक है, राजनीतिक बंदियों के साथ साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी रिहा कर दिया गया। बताना कौन सा सही है। बोल रहा है सर निम्नलिखित में से क्या असत्य है। ठीक है, तो मद्रास में समन्वय आंदोलन से जब्त भूमियों को किसानों को वापस कर दी गई, तो ध्यान में रखेंगे इसको क्या लिया है, तो इसको आपने असत्य लिया है। राजनीतिक बंदियों के अलावा जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी रिहा कर दिया, सही है। जब्त की हथियार वापस लौटा दी गए। प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं। ठीक है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न किन राज्यों में किया गया, बताइए किस राज्यों में किया गया। ठीक है, तो बॉम्बे में किया गया, ठीक है, मद्रास में किया गया, पंजाब में इनकी सरकार नहीं बनती है, मध्य प्रांत में बनती है, ठीक है, और उड़ीसा में बनती है। असम में सरकार नहीं बनी थी, पंजाब में सरकार नहीं बनी थी, बंगाल में सरकार नहीं बनी थी, और कहाँ पे नहीं बनी थी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में भी सरकार नहीं बनी थी। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन, मतलब बहुमत नहीं था लेकिन यहाँ पे सरकार बना लेता है आई थिंक। ठीक है, 75 प्रांत में सरकार इसकी बन जाती है लेकिन बहुमत नहीं मिलती। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी थी। पता नहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधी सुधारों निम्न में से कौन सा सुधार किए। ठीक है, तो भाई साहब इन्होंने ऋणग्रस्तता से राहत दी, ठीक है, भू राजस्व की दरों में कमी किया, और साथ में आप देखोगे तो वनों में पशुओं के चराने की अनुमति दी। ठीक है, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया कि कांग्रेस में सबके सब जमींदार ही बैठे हुए थे। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा को समाप्त अगर कांग्रेस करने की कोशिश करती तो सारे के सारे जमींदार नाराज हो जाते और कांग्रेस ही मतलब क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। ठीक है, तो तीसरा वाला तो गलत है, बाकी सबके सब जो है आपका सही है। ठीक है, बात करें प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानूनी व्यवस्था को रूप में हल किया तथा यथासंभव उनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेस मंत्रिमंडल के व्यवहार से अप्रसन्न थे। ठीक है, बताना कौन सा सही है, तो ए और दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि मतलब जो था कुछ कुछ ऐसी चीजें चली जो कि मतलब कांग्रेस मंत्रिमंडल से उम्मीद नहीं की जा रही थी, जो कि भारतीयों के खिलाफ ही था, इसलिए कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो थे उनके कार्य करने की प्रणाली से नाखुश भी थे। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के व्यवहार से अप्रसन्न थे। ठीक है, आप चलते आगे। कांग्रेस की प्रांतीय सरकार ने समाज कल्याण के संबंधी सुधार निम्नलिखित में कौन से कार्य किए। ठीक है, बताना कौन सा कार्य किया, तो बताना है आपको। ठीक है, तो समाज कल्याण हेतु कांग्रेस ने प्रांतीय सरकार द्वारा कांग्रेस शासित सभी पर शराब निषेध लागू कर दिया गया। नहीं, ब्रिटिश करना ही नहीं देता। कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए। ठीक है, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया, ये भी ठीक है। हरिजनों के कल्याण है तो पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, तो सारे के सारे सही है, बाकी वो वाला गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना है। मतलब कौन सही है, तो 2, 3, 4 सही है। ठीक है,
अब आ गया था कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति के गठन कब किया गया था? कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन तो 1938 में किया गया था। ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष। कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आते हैं ये कौन सा 38 में कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1938 के अस्तित्व में आया। ठीक है, कांग्रेस ने भारतीय पूंजीपतियों के साथ घनिष्ठ मैत्री के साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से मतलब पूंजीपतियों को कांग्रेस समर्थन कर रही थी, इसलिए मजदूर वर्ग थे कांग्रेस से क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद सितंबर 1939 में कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्याग पत्र, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का शासन कुल 27 महीनों का था। ठीक है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोनों का दोनों की बात करेंगे गलत है। ठीक है, ध्यान कौन सा असत्य कथन की बात करेंगे तो दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में क्या देते हैं ये लोग, सही पूछ रहा है ना। सितंबर में शुरू होता है ना वार। असत्य कथन का चयन कर, ना तो एक ना तो दो दिया हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, कांग्रेस मंत्रालय द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद अक्टूबर 1939 में त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो दोनों को दोनों गलत है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करते ये कह दिया भाई, तो ये ऑप्शन होगा ना, तो अक्टूबर में त्याग पत्र देता है ना। ठीक है, शासन कितने महीने का था? 28 महीनों का शासन था। हाँ सी है, अच्छा सी है, हम डी, अच्छा डी हम गलत देख रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर में मतलब त्याग पत्र देती है, शासन कितने महीने का चलेगा? तो 28 महीने का शासन चलेगा। ठीक है, अब आते हैं 15 नंबर, पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस के इस बात पर नाराज हो कि कांग्रेस उनके साथ सख्ती साझा नहीं करना चाह रही। ठीक है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलते हैं। ठीक है, आप चलेंगे दल, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है? हाँ, चल, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सितंबर 1932 में किया गया था। ठीक है, सितंबर 1932 में लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया गया। कब गिराया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 1934 में। ठीक है, हरिजन यात्रा प्रारंभ कब किया गया? हरिजन यात्रा प्रारंभ कब किया गया? तो नवंबर 1933 में हरिजन यात्रा प्रारंभ किया गया। उससे पहले हरिजन पत्रिका के प्रकाशन की बात करेंगे, जनवरी 1933 में किया गया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूना समझौता, असत्य कथन आपको चुनना है। असत्य कथन कौन है? ठीक है, तो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था के अंदर 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनियम में उन्हें 71 सीटें प्रदान की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपका बात करेंगे तो इसमें क्या गलत पूछ रहा है? असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, 117 का ऑप्शन जो लिया है ये असत्य है, ऐसा मानना है। ठीक है, आर्थिक क्षमता के आधार पर दलित वर्ग को क्या 72 सीट पर पहले थी ना, 70 सीट थी। हाँ, तो वही तो गलत है ना। आर्थिक क्षमता के आधार पर दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं के तथा स्थानीय संस्था में उचित प्रतिनिधि देने की व्यवस्था की गई। नहीं, आर्थिक क्षमता के आधार पर तो नहीं था। ठीक है, ध्यान रखें, प्रांतीय विधानमंडल दलित वर्गों के लिए 147। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे गलत कैसे दिया है? बोला असत्य कथन का चयन करें तो 1 और 3 की बात के असत्य कथन है। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनियम में 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। अब यहाँ पे बात करेंगे दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, गलत हो गया ना। पृथक निर्वाचन मंडल में कितना हो जाएगा? ये पृथक निर्वाचक मंडल गलत है यहाँ पे। ठीक है, सांप्रदायिक वाला तो सही लिखा हुआ है, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल गलत है। यहाँ पे क्या होगा? प्रांतीय विधानमंडल हो जाएगा। क्या होगा? ये 71 सही है। ठीक है, यहाँ पे प्रांतीय विधानमंडल के साथ गलती किया है। ठीक है, बाकी सांप्रदायिक अधिनियम में तो उनके पास 71 सीटें तो थी, और यहाँ पे मतलब आर्थिक क्षमता के आधार पर ना शैक्षणिक क्षमता का आधार बनाया गया था। ठीक है, किस आधार पर बनाया गया था? शैक्षणिक क्षमता का आधार बनाया गया था। अब आते हैं, ठीक है, मतलब इसका असत्य कथन की बात करेंगे तो 1 और 3 जो आपका असत्य कथन है, तो दूसरा सही है। दूसरा स्टेटमेंट कौन था? कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों में प्राथमिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? तो इरविन हो जाएगा। इरविन था। सबनी अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के समय वायसराय कौन थे? तो फिर से मतलब कौन हो जाएगा? सबनी अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कौन हो जाएगा?
समन्वय आंदोलन प्रारंभ से भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, इसमें भी तो इरविन ही होना चाहिए। समन्वय आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत का पूना प्रारंभ लिखा होगा क्या? गलत हो गया, पूना लगा दिया। अच्छा, पूना लगा दिया, ठीक है। जब पूना लगा दिया ना, तो गांधी जब वापस जब वहां से आते तो उस समय इरविन चला गया था, विलिंगटन आ गया था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन था? मैकडोनाल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के भारत का सचिव कौन हो जाएगा? तो भारत का सचिव कौन हो जाएगा? सैमुअल होमर जो था, कौन हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत गृह सचिव कौन थे? तो सैमुअल होमर हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखेगा, पूना लगा के पूरा कहानी बदल दिया है, ठीक है। क्योंकि पूना कब प्रारंभ होगा? तो पूना गांधी जी जब वापस आते हैं तो 32 में प्रारंभ होता है। हाँ, 32 में, ठीक है, ठीक है। तो अब जो था यहाँ से हम लोगों ने 118 प्रश्न को कर लिया है, ठीक है। कितने तक था यहाँ पे? 150। संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? संघर्ष विजय की रणनीति के प्रतिपादन की बात करेंगे, किसने किया था? किसने किया था? नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर मतलब फिर से विचार करें। नेहरू साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो वे मजदूरों तथा किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित करना चाहते थे। तो दोनों में से दोनों कोई भी कथन, क्योंकि नेहरू में थोड़ा सा साम्राज्यवाद के अंश तो था, तो साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे। ये गलत नहीं है, ठीक है, सही है, ठीक है। वे मजदूर तथा किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित करना चाहते थे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए 120 प्रश्न जो था हम लोगों ने कर लिया। बाकी जो 20 प्रश्न जो है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वो आपको 30 प्रश्न जो है आपके करेंट अफेयर्स के, जो कि आप लोग खुद